तो मेरा नाम है निकांश और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री इंग्लिश 02 फाउंडेशन लेवल की फर्स्ट वीक की समरी यानी कि हमारी वीकली समरी का एपिसोड नंबर 1। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस भी करेंगे वीक 1 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस वीक में पढ़ना है अबाउट फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? इट इज अ लिटरेरी डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रेजेंट एन आइडिया विदाउट डायरेक्टली मेकिंग अ रेफरेंस टू इट। ठीक है, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच एक लिटरेरी डिवाइस होता है। ठीक है, यानी कि लिटरेचर में एक ऐसा डिवाइस होता है इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि यूज होता है किसी भी आइडिया को, किसी भी थॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्टली ना बोल के, ठीक है, एक रेफरेंस के थ्रू उसको पेश करना। ठीक है, इसको हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। दे आर यूज्ड इन बोथ रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये रिटन इंग्लिश या फिर स्पोकन इंग्लिश दोनों में यूज होता है। ठीक है, बेसिकली हम इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं कहेंगे, हम किसी भी लैंग्वेज के लिए कह सकते हैं। ठीक है, हर लैंग्वेज की एक फिगर ऑफ स्पीच होती है। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, अब हमें अलग अलग टाइप की फिगर ऑफ स्पीच देख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। फिगर ऑफ स्पीच एक तरीके का डिवाइस होता है जिससे हमारे पास जो हमारा लिटरेचर होता है कहीं ना कहीं हम उसको ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि उसको और बेहतर तरीके से जता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें इसके टाइप्स पढ़ने हैं। तो पहला टाइप है सिमिली। ये स्माइल नहीं है, इसको सिमिली पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसका सिमिली होता है। सिमिली क्या होता है? फॉर कंपेयरिंग टू कंप्लीटली अनरिलेटेड थिंग्स। इसको हम यूज करते हैं जब हमें दो अलग अलग चीजों के जो कि एकदम एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती हैं, उन दो चीजों का अगर हमें कंपैरिजन करना होता है तो हम इसका यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पे सिमिली का यूज है? तो जहां पे भी हमें लाइक और एस वर्ड दिख जाएंगे इन द सेंटेंस, हम समझ जाएंगे कि ये सिमिली का यूज है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, ही इज एज लाउड एज लायन। वो एक लायन के समान तेज था, मतलब उसकी आवाज इतनी तेज थी, दहाड़ इतनी तेज थी। ठीक है, ओके, रॉर ऑफ लायन होना चाहिए था वैसे दहाड़ के लिए, मतलब उसकी आवाज इतनी तेज थी लायन की तरह। ओके, तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे हैं ही का विद लायन। ठीक है, कोई लड़का है उसकी कंपैरिजन हम कर रहे हैं लायन के साथ। सी इज ब्यूटीफुल लाइक रोज। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं जो लड़की है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं विद द रोज। ओके, मेटाफर सेकंड टाइप है। मेटाफर मेटाफर क्या होता है? कहीं ना कहीं सिमिलर की सिमिली जैसा ही होता है, सिमिली के काफी ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, इट इज सिमिलर टू सिमिली, ओनली डिफरेंस इज दैट वी ट्रीट बोथ द ऑब्जेक्ट सेम। अब यहाँ पे हम एज और लाइक के बिना यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, देखिए विराट इज वॉरियर इन गेम, तो आपको पता है विराट कोहली है वो वॉरियर है। ठीक है, अब वो एक्चुअल में वॉरियर तो है नहीं, वॉरियर का मतलब तो योद्धा, योद्धा नहीं है वो। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम समाओ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं विद द वॉरियर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कि ये एक मेटाफर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, पैराडॉक्स। स्टेटमेंट दैट इज ट्रू बट साउंड्स इम्पॉसिबल। ऐसी स्टेटमेंट जो होती तो ट्रू है लेकिन कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल लगती है, जब इम्पॉसिबल सुनाई देती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, मैन वर्क टुगेदर वेदर दे वर्क टुगेदर और अपार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आदमी लोग हैं कहीं ना कहीं एक साथ काम करते हैं, भले ही वो एक साथ हो या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगता है कि एक साथ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है, लेकिन चाहे एक साथ रहे या ना रहे, तो कहीं ना कहीं ये दो अलग अलग बातें कही हैं। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि है तो ये ट्रू लेकिन कहीं ना कहीं सुनने में इम्पॉसिबल सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम कह सकते हैं पैराडॉक्स है। फोर्थ, ऑक्सीमोरन। एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनके अंदर दो वर्ड्स होते हैं जिनका कंप्लीटली अपोजिट मीनिंग होता है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरन। जैसे कि हम कह सकते हैं इट वाज अ बिटर स्वीट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आपने सुना होगा, हम हिंदी में कई बार कहते नहीं है कि बड़ा खट्टा मीठा सा एक्सपीरियंस है ये। ठीक है, तो खट्टा मीठा, यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड हैं जो अपोजिट वर्ड्स हैं, एक साथ दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है। एंटीथेसिस। ठीक है, तो एंटीथेसिस जो हैगा इसका मीनिंग हो सकता है इट इंक्लूड्स टू कंपोनेंट अपोजिशन एट द सेम टाइम। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिशन में रहते हैं लेकिन सेम टाइम पे। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? नो पेन नो गेन। ठीक है, तो अगर हमें पेन नहीं होगा तो हमें कुछ भी गेन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको समझ सकते हैं कि एंटीथेसिस के अंदर आते हैं। ठीक है, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, तो आप प्लीज इसको देख सकते हैं कि ये एंटीथेसिस दसिस होता है कि कुछ और होता है। ठीक है, सिक्स है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन हमको हम हिंदी में मानवीकरण भी कहते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे किसी भी चीज का कंपैरिजन कर देते हैं या फिर उसको कहीं ना कहीं एक ह्यूमन के समान एटीट्यूड एट्रीब्यूट्स दे देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक और आइडिया गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और इमोशन। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इसका एग्जांपल देख सकते हैं, आपको इससे समझ आ जाएगा। बुक्स आर माय फेवरेट फ्रेंड। तो बुक्स मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अब क्या असलियत में बुक्स तुम्हारी दोस्त हो सकती है? नहीं, वो कोई इंसान थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बुक्स को अपना फेवरेट फ्रेंड कह रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम बुक्स के अंदर एक ह्यूमन कैरेक्टर दे दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। सेवेंथ है आयरनी। व्हेन द लिटरल मीनिंग इज कंप्लीटली अपोजिट टू व्हाट इज कन्वेड बाय द पोएट। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी जो रियल मीनिंग होता है किसी लाइन का
वो एकदम अपोजिट होता है उस बात से जो कि पोएट ने कहा है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। माई फ्रेंड रियली स्केर्ड एट ब्लड साइड, सी इज अ नर्स। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कई बार कि आप इसको हिंदी में कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कि मेरी एक फ्रेंड है, वो खून देखते ही डर जाती है, और वो नर्स है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अजीब सी बात लग रही है ना, दो अपोजिट बातें कह दी हमने, लेकिन कहीं ना कहीं एक साथ लिखी हुई है। ठीक है, चलिए। एट द पुन, यूज ऑफ वर्ड्स इन वे इट हैज टू मीनिंग। तो जब हम वर्ड्स को कुछ इस तरह यूज करते हैं कि उसके दो अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं पुन। सो वट आई डोंट नो वॉट अपोलिकलिप्स, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो हम आपने सुना होगा कि आजकल मीम कल्चर पे काफी ज्यादा ये चीज चल रही है कि हम कोई भी लाइन बोलते हैं, उसके बाद बोल देते हैं क्या मतलब ये है। ठीक है, आप समझ सकते हैं जैसे कि मैं बीएस का लेक्चर पढ़ रहा हूँ, क्या मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, सरकास्टिकली। तो ये कहीं ना कहीं पुन का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि अपोलो कैलिप्स क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसे टाइम का रेफरेंस कर रहा था जब दुनिया खत्म होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे यही इसका मीनिंग डायरेक्टली बताया गया, लेकिन हम नोट में यूज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पुन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, बेसिकली इनको समझने के लिए आपको बस इनके एग्जाम्पल्स पे गौर करना है। ठीक है, अगर आप इनके एग्जाम्पल्स को 2 से 4 बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समाव आइडिया लग जाएगा कि कौन सा लिटरेली डिवाइस किसके लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ, जुक्स्टापोजिशन, टू अपोजिट आइडियाज नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो जब दो अपोजिट आइडियाज एक साथ लिखे रहते हैं तो उसको हम कहते हैं जुक्स्टापोजिशन। जैसे कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो यहाँ पे दो अलग अलग बातें लिखी है। लव एक अलग चीज होती है, वॉर एक अलग चीज होती है, कंप्लीटली अपोजिट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको समाओ एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जुक्स्टापोजिशन का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, साइनिक एडोक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यूज ऑफ वर्ड इन सच अ वे दैट दैट पार्ट ऑफ इट कैन बी यूज टू रेफर होल। ठीक है, यानी कि इसमें हम किसी एक वर्ड को ऐसे यूज करते हैं कि जिसके हेल्प से हम पूरे सेंटेंस का मीनिंग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल से देखते हैं। हाउ डिड एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट कैसे हुआ। ही फेल फास्ट अस्लीप ऑन व्हील्स, तो हम कहते हैं ना कि वो मतलब सो गया व्हील्स पे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे व्हील्स जो है कहीं ना कहीं कार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसका कोई अगर सिंपल मीनिंग तो यही होगा ना, अगर हम ऐसे रीड करें, ही फेल्ट फास्ट अस्लीप ऑन व्हील्स, मतलब वो जल्दी से सो गया पहियों पे। अब ये तो इसका कोई मीनिंग बैठेगा नहीं। यहाँ पे जो व्हील्स है कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है कार को। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्हील है कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ड है जो पूरे सेंटेंस को या पूरे चीज को रेफर कर रहा है, कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओके, अगला है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड एट स्टार्ट एंड एट, क्या लिखा है, एक सेकंड एक बार देख लेता हूँ, आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया। सीक्वेंस ऑफ वर्ड एट स्टार्ट और स्लोगन। ठीक है, यहाँ पे ये 2 बार लिख दिया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, स्टार्ट और स्लोगन। ठीक है, तो जब भी हम सीक्वेंस ऑफ वर्ड को यूज करते हैं स्टार्टिंग में या फिर एक स्लोगन के रूप में, तो उसको हम एनाफोरा कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, स्टे होम स्टे सेफ, हम ऐसे कहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एनाफोरा का एग्जाम्पल होता है। अब इसमें देखिए 2 वर्ड्स जो है कहीं ना कहीं इनिशियल पोजिशन पे एंड सेम आ रहे हैं। ठीक है, मेटोनिमी। ठीक है, मेटोनिमी क्या होता है, यूज ऑफ नेम ऑफ वन थिंग फॉर अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं एक वर्ड यूज करते हैं किसी और चीज को रेफर करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, कंगारू वॉन द वर्ल्ड कप। अब आपको पता है कि कंगारू का मतलब होता है, कंगारू को कहीं ना कहीं रेफर करता है टू द ऑस्ट्रेलियन टीम। ठीक है, अगर आप क्रिकेट में थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो या फिर आपको जनरल ज्योग्राफी का थोड़ा भी आइडिया हो, तो आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड को हम कीवी कहते हैं। ठीक है, मतलब मेटोनिमिकली उसको हम कीवी कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि मान लीजिए कि इंडिया का मैच हो रहा है न्यूजीलैंड से, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया इज गोइंग टू फेस कीवीज। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। 13th है लिटोटेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यूज ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट फॉर सेइंग पॉजिटिव। ठीक है, तो कई बार हम ऐसा होता है कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस को यूज करते हैं फॉर सेइंग पॉजिटिव थिंग्स। ठीक है, तो आप इसका एग्जांपल समझ सकते हैं। डिड यू मेक दिस दिस नॉट बैड। ठीक है, तो कई बार हम ऐसे कहते नहीं है कि क्या ही तुमने खाना बनाया, उतना बुरा भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस कह रहे हैं, मतलब खाने को अच्छा कह रहे हैं, लेकिन यूजिंग द नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगला देखते हैं 14th, हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या करते हैं, एम्फेसिस अ थिंग बाय एडिंग एक्सैजरेटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो किसी एक चीज को हम जब ज्यादा गौर करते हैं, ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से ज्यादा फोर्स करते हैं बाय यूजिंग एक्सैजरेटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, एक्सैजरेटिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है कि लाइक किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना। ठीक है, देयर शुड बी पिन ड्रॉप साइलेंस। आपने सुना होगा कि कई बार ये वाली चीज जो है हमारे टीचर्स लोग हमको कहते हैं क्लासरूम में कि पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। अभी कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बता दिया। आपने कभी ऐसे सुना है कि कहीं पे पिन ड्रॉप साइलेंस हो, मतलब पिन गिर रही है तो पिन के ड्रॉप करने से जो आवाज आ रही है किसी में इतनी शांति होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हम कह सकते हैं कि हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। 15th है यूफेज्म। ठीक है, तो ये यूफेज्म में क्या होता है, यूज फॉर सेइंग इन कन्वीनियंट ट्रूथ। तो कई बार हम इनकन्वीनियंट ट्रूथ जो होता है उसको सहने के लिए मतलब कहने के लिए यूज करते हैं इसको। ठीक है,
जैसे आपने सुना होगा कि कई बार हम डाइट की जगह पास्ट अवे वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं वर्ड्स को एक दूसरे से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ताकि एक चीज को हम लाइक कह सके, मतलब इनकन्वीनियंटली, ठीक है। ओके। 16th आएगा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आपने कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा 9th 10th क्लास में। तो इसमें क्या होता है कि जो सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स होते हैं स्टार्टिंग में, उनको हम कहते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं टू कॉन्टिन्यूस वर्ड स्टार्टिंग विद सेम साउंड। जैसे कोका कोला में आपको सुनाई दे रहा होगा कि का साउंड दो बार आ रहा है। सैड सागा में सा का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो सेम साउंड अगर आ रहा होता है इन द स्टार्टिंग ऑफ टू लेटर्स, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एलिट्रेशन का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये 16th पोएटिक डिवाइस था जो हमने पढ़ा, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस को हम पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 16th पोएटिक डिवाइस है, इनको आप हो सकता है कि इनका मीनिंग समझने में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो। इसलिए मैं आपको कहूंगा आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, इनके एग्जाम्पल पे ज्यादा गौर कीजिए, देन आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन के भी 3 टाइप्स होते हैं, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस एंड सिबिलेंस, ठीक है। सिबिलेंस, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 3 एग्जाम्पल, 3 टाइप्स होते हैं, इनको हमें पढ़ना है, ठीक है। तो एसोनेंस क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ सेम वोवल साउंड, ठीक है। तो जब वोवल साउंड रिपीट हो रहा होता है तो उसको कहते हैं एसोनेंस, ठीक है। वैसे ही जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा होता है तो उसको हम कॉन्सोनेंस कहते हैं। और सिबिलेंस का मतलब है जब स या श का साउंड रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम सिबिलेंस कहते हैं। फॉर दी साउंड कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर बट नॉट ओनली इन द इनिशियल पोजिशन। देखिए, जब हम सिंपल एलिट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सेम साउंड आता है वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आना चाहिए। लेकिन इन तीनों के लिए साउंड कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। वो हो सकता है कि वर्ड के एंड में हो सकता है वर्ड के मिड में हो, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। दीज आर यूज फॉर राइमिंग। तो कहीं ना कहीं ये राइमिंग करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ई का साउंड है, ये रेड वाला आपको दिख रहा होगा, ये पिंक में जो लिखा हुआ है, ठीक है, ई। तो कहीं ना कहीं एसोनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम वोवल साउंड आ रहा है। एंड वैसे ये जो लास्ट में ल है, ठीक है, हिल, जी, ल। तो ये ल का जो साउंड आ रहा है ये कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके, सिमिलर वे में हम समझ सकते हैं कि ये जो टू, कूल और स्कूल में ये जो ऊ का साउंड आ रहा है, ये कहीं ना कहीं एसोनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो ऊ होता है वो क्या होता है, एक वोवल साउंड है, राइट, ठीक है। और कॉन्सोनेंस की बात करें तो यहाँ पे ल का साउंड 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कॉन्सोनेंस आ गया, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सिबिलेंस की बात करें तो सिंपल साइमन, ठीक है, सिंपल साइमन, तो आपको दिख रहा होगा सा का साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। ओके, इसको हम ऐसे एक ये भी हो सकता है शेकी शेक, ठीक है। शेकी शेक हमें आपको दिख रहा होगा श का साउंड 2 बार मतलब लगातार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सिबिलेंस आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक आएगा डिस्कोर्स मार्कर। तो ये डिस्कोर्स मार्कर क्या होता है? दे आर एसेंशियल कनेक्टर्स दैट जॉइंस आइडिया, सेंटेंसेस और फ्रेजेस। तो बेसिकली हम कभी भी हमें 2 सेंटेंस को जोड़ना होता है तो हम कुछ वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो उन्हीं वर्ड्स को हम डिस्कोर्स मार्कर कह सकते हैं। जैसे कि हमने सो का कई बार यूज करते हैं, ठीक है। मैं भी कई बार बोलते बोलते कहता नहीं हूँ कि लाइक मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सो दिस इज वेरी क्लोज टू हार्ट, मतलब कुछ भी ऐसे रैंडम सो वर्ड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने बोली भाल में। कभी कई बार हम बोलते बोलते सोचने लगे तो कहते हैं या यू आर राइट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही राइट, आपने कई बार मेरी वीडियो में सुना होगा, मैं बार बार आपसे एक लाइन कंप्लीट करने के बाद पूरा पेज पढ़ाने का कहता हूँ राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा होगा मेरी 2 बातों को, ठीक है। वेल वी शुड प्ले, ठीक है, तो ऐसे कहते नहीं है, एक्चुअली यू आर राइट, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कई बार हम जब स्टार्ट कर रहे होते हैं कुछ बात बताने, तो हम कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन मी, ठीक है। सबसे पहले आपको सुनना होगा ऑसम, ओके, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली टॉकिंग, आई एम नॉट इनटू इट, ठीक है। हम ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड्स क्या है, ये कहीं ना कहीं डिस्कॉर्ड मार्कर है। बेसिकली ये 2 वर्ड्स को, 2 सेंटेंसेस को, 2 फ्रेजेस को, 2 आइडियाज को एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रिदम एंड पिच। तो रिदम का मीनिंग क्या होता है? फ्लो ऑफ स्पीकिंग, तो हम कैसे बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि कई बार हम कहते हैं कि रिदम में बोलो, ठीक है, यानी कि ऐसे रुक रुक के मत बोलो, एक साथ लगातार बोलते जाओ, ठीक है। पिच का मीनिंग क्या होता है? इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक है। तो पिच का मीनिंग हो गया कि हम कितने तेज कह रहे हैं, ठीक है। लाइक आपने सुना होगा कि लाइक जैसे रॉक म्यूजिक जो होता है उसमें पिच काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है, उसमें चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है, चिल्ला चिल्ला के गाना गाया जाता है, ठीक है। वही क्लासिकल म्यूजिक जो होता है उसमें जो पिच होती है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कम होती है, ठीक है। तो उसमें मीठी आवाज आती है, धीमे हमें बोलना होता है, ठीक है। तो यही मीनिंग है पिच का। अगला है इंटोनेशन, ठीक है। इंटोनेशन का मीनिंग क्या होता है? इट इज अ फीचर ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन का एक फीचर है, इट इज द प्रोसेस फॉर चेंजिंग पिच एज पर द सिचुएशन। तो बेसिकली इंटोनेशन का मीनिंग ही यही होता है कि कैसे हमें सही टाइम पे सही पिच का यूज करना चाहिए एज पर द सिचुएशन, ठीक है।
अब आपने कई बार सुना होगा कि जब कोई इंसान गुस्से गुस्से में होता है तो कहीं ना कहीं तेज तेज बोलने लगता है, तो उस टाइम पे उसकी पिच काफी ज्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। ओके। और जब वो मतलब अच्छे मूड में रहता है तो हम धीरे धीरे बोलते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स फॉर मेंटेनिंग मेलेडी, ठीक है। तो बेसिकली मेलेडी को मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा इसका यूज होता है। इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग इमोशन, ठीक है। तो कई बार हम एक्सप्रेशन समझ सकते हैं, इमोशन समझ सकते हैं किसी के, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंटोनेशन का यूज करके, ठीक है। जैसे अगर कोई चिल्ला के बोल रहा है तो हमारे हमें भले ही उसकी बात पता हो या ना पता हो, हमने कुछ बात सुनी हो या ना सुनी हो, हमें आइडिया लग जाता है कि कहीं ना कहीं गुस्से में है, ठीक है। और ऐसे ही कोई अगर अच्छे से बात कर रहा है, हँस रहा है, बोल रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि इसका मूड अच्छा है, तो कहीं न कहीं इमोशन को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। लैंग्वेज फैमिली, तो देयर आर 5 लैंग्वेज फैमिली, ठीक है? तो 5 तरीके की लैंग्वेज फैमिली होती है। इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक जिसको हम मुंडा भी कहते हैं, और तिब्बतो बर्मन और अंडमानीज़, ठीक है? तो आपको ये पाँचों के नाम याद होने चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ ही हमारे पास वीक 1 का जो थ्योरी है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। वीक 1 की थ्योरी में हमने कहीं न कहीं फिगर ऑफ स्पीच को समझा है, देन उसके एग्जांपल्स देखे हैं, देन एलिट्रेशन के टाइप्स देखे हैं, तो उसके बाद हमने डिस्कोर्स मार्कर को पढ़ा है, रिदम पिच के बारे में जाना है, इंटोनेशन के बारे में जाना है और लास्ट में हमने लैंग्वेज फैमिली को जाना है, ठीक है? तो आपको इन सबको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है एंड उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। द कैफे वाज लाइक अ बैटलशिप स्ट्रिप्ड फॉर एक्शन, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर, ठीक है। तो आपने को दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइक वर्ड लिखा हुआ है, और लाइक वर्ड आपको पता है किसी मिले का एग्जांपल में आता है, ठीक है। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, ठीक है। द फिगर ऑफ स्पीच इज, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपैरिजन करा जा रहा है, ठीक है। तो मतलब लिखा हुआ है ना, डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, ठीक है। तो उस गुड नाइट मतलब नाइट को यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छे से कंपेयर करा गया, जेंटल वर्ड से कंपेयर करा गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है, तो ये मेटाफोर का एग्जाम्पल हो जाएगा। थर्ड, फ्रॉम द अर्थ दो स्प्रिंगेस्ट लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, तो यहाँ पे लाइक वर्ड आ गया तो हमें समझ आ गई कि कहीं ना कहीं सिमिली का एग्जांपल है, लेकिन इन्होंने बोल दिया क्या रखा है यहाँ पे, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज मेटाफर, तो ये कहीं ना कहीं गलत स्टेटमेंट है, तो हम कह देंगे फॉल्स। फोर्थ, कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लॉर्ड एंड ब्लेस, ठीक है, विद फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द दैट इव्स रन, ठीक है। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज करा गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे कहीं न कहीं हमें दिख रहा है कि एक पर्सन की कहीं न कहीं एक कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, ठीक है? ओके? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द डैच, ठीक है? तो आपको दिख रहा होगा कहीं न कहीं यहाँ पे फ्रूट, वाइन्स इन सबसे कंपैरिज़न करा गया है। इसको एक कंपैरिज़न नहीं मतलब एक तरह से कैरेक्टर दिया गया है, ठीक है? लोड और ब्लेस करने का, ठीक? तो ये कहीं न कहीं पर्सनिफिकेशन का एग्जांपल हो जाएगा। फिफ्थ, लाइफ इज़ मच टू इम्पोर्टेंट टू बी टेकन सीरियसली, द फिगर ऑफ स्पीच इज़ हियर इज़, तो क्या यहाँ पे लाइफ इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सीरियस लेने के लिए, तो यहाँ पे कौन सा हम यहाँ पे एग्जाम्पल यूज करेंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पैराडॉक्स की बात हो रही है, ठीक है। हमें समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं पैराडॉक्स का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पेज स्टार्ट करते हैं। तो विच वन अमंग द फॉलोइंग यूज इलिट्रेशन इन इट्स नेम, ठीक है। तो एलिट्रेशन क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है। जो सिमिलर साउंड्स जो आते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सारे के सारे हमें ऐसे दिख रहे हैं। कोलकाता नाइट, तो आपको दिख रहा होगा का साउंड आ रहा है। पीटर पार्कर, तो यहाँ पे पापा का साउंड आ रहा है। बिग बिलियन, तो यहाँ पे भी पापा का साउंड आ रहा है, तो हम ऑल ऑफ दिस को कह देंगे ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। हु नोस व्हाई द कोल्ड विंड ब्लोस और वेयर इट गोस और व्हाट इज नोस, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज करा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एसोनेंस साउंड का यूज करा गया है, ठीक है। एसोनेंस आपको पता है कि एसोनेंस का मीनिंग होता है लाइक जब वोवल साउंड रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको दिख रहा है ये ओ का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। विंड ब्लोस, ठीक है। कोल्ड, तो आपको दिख रहा होगा ओ का साउंड लगातार आ रहा है, तो एसोनेंस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दे फेयरफुल सिमेट्री, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज करा गया है, ठीक है। तो आपको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सारे के सारे यूज कर दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये टाइगर टाइगर, तो इसमें आई का साउंड लगातार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब कॉन्सोनेंस तो है, सॉरी मतलब जो असोनेंस है वो तो है ही, ठीक है। ओके। एंड साथ में यहाँ पे कॉन्स्टेंट भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। घर घर, तो आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये टाइगर टाइगर दो सेम वर्ड्स हैं, तो एलिट्रेशन भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द रोबर वाज पिक पॉकेटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे द रोबर वाज पिक पॉकेटेड का एग्जाम्पल क्या हो गया, ठीक है। मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, पैराडॉक्स का, ऑक्सीमोरन का, आयरनी का या पुन का, ठीक है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं आयरनी का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो ऐसी बातें कही गई, देखिए रोबर है तो रोबर की कोई पिक पॉकेट कैसे कर सकता है, पिक पॉकेट का मतलब जेब
जेब काट ली, तो मतलब चोर की जेब काट ली, तो ये कुछ कहीं ना कहीं ऐसे हो रहेगा कि ये हमें एक बात बताई गई है और उसका अपोजिट मीनिंग हमें सामने दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आयरनी का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। We shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air is an example of. ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एनाफोर का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस यूज डिस्कोर्स मार्कर टू एक्सप्रेस ओपिनियन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो डिस्कोर्स मार्कर का यूज कर रहा है, ठीक है। आई गेस ही रोड द व्हीकल yesterday, ठीक है। Moreover, they performed well in the audition. Firstly, he has to show his capabilities. He was the first one to finish the task. ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो गैस लिखा हुआ है आई गैस, ठीक है, तो आपको ये दिखना चाहिए कि कहीं ना कहीं डिस्कोर्स मार्कर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, ठीक है। ओके, ओपिनियन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करा गया है ना, ठीक है। डिस्कोर्स मार्कर ये दोनों भी हो सकता है, लेकिन ओपिनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे आई गेस का यूज करा जाता है, ठीक है। आई लॉस्ट माई वॉलेट एंड डैश आई वॉज फाइंड फॉर स्पीडिंग, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट डिस्कोर्स मार्कर हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ऑन द टॉप ऑफ दैट, ठीक है, तो इसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने अपना वॉलेट खो दिया और ऊपर से मेरे को मतलब फाइन भी लग गया स्पीडिंग का, ठीक है ना, हम कई बार ऐसे कहते हैं ना, तो ऑन द टॉप ऑफ दैट का मतलब ये था ऊपर से, ठीक है। थर्ड, discourse marker are syntactically independent. This statement is dash true or false. तो ये हमारे पास सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं ट्रू है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होती है ना सिनेटिकली, इससे कोई लेने देना नहीं होता सिंटेक्स से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर एक्सप्रेस जस्टिफिकेशन टू एन ऑलरेडी स्टेटेड स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा मार्कर हैगा, मतलब ये मार्कर हैगा, ठीक है, डिस्कोर्स मार्कर जो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। आई मीन हम कहते नहीं कि आई मीन आई हैव टू गिव क्लैरिटी, हम कई बार ऐसे कहते नहीं कि मेरा ही मीनिंग नहीं था अपना, हम मैं अपना बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन के लिए यूज करता है। फिफ्थ, ही डिड नॉट क्लियर द एग्जाम एंड एज अ रिजल्ट ही कुड नॉट अप्लाई फॉर दैट जॉब। तो यहाँ पे डिस्कोर्स मार्कर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ रिजल्ट हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं डिस्कोर्स मार्कर हो जाएगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो रिदम इज फाउंड बाय अ सेट ऑफ सिलेबल्स रिपीटिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जैक्टली ये ट्रू है, ठीक है, तभी रिदम बनेगी अगर हम एग्जैक्ट एक सिमिलर सिलेबल्स को यूज करेंगे एक साथ, ठीक है। इन इंग्लिश स्पीच द रिदम कैन बी नोटिस्ड इन द रेगुलर ऑकरेंस ऑफ स्ट्रेस सिलेबल्स, ठीक है, तो ये भी हमारे पास कहीं ना कहीं ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको सिलेबल्स के बारे में नहीं पता है तो आपको सबसे पहले जाके मेरा इंग्लिश 01 की जो वीकली समरी है आपको उसको चेकआउट करने की जरूरत है, ठीक है। वो 20-20 मिनट की है, 15-15 मिनट की है, तो आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, आप उसको एक बार अच्छे से देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश 02 करने में भी बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। नहीं तो फिर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस का बहुत ज्यादा वो आपके लिए ही सरदर्दी बैठेगी। इससे अच्छा आप एक बार इंग्लिश 01 का पढ़ लीजिए, कोई बुराई नहीं है, फिर उसके बाद आप इंग्लिश 02 को पढ़ सकते हैं, ठीक है। टाइम की टेंशन मत लीजिए, आपका कवर हो जाएगा सब कुछ, ठीक। थर्ड पढ़ते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल एट द पार्क गिवन दैट द स्ट्रेस इज ऑन द इटैलिसाइज्ड वर्ड, ठीक है, यानी कि पार्क पे यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज implied मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो इसका मीनिंग कौन सा करेक्ट बैठेगा, ठीक है। इट इज द चिल्ड्रन एंड नॉट समवन एल्स हु इज प्लेइंग फुटबॉल एट द पार्क। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल एट द पार्क नॉट डूइंग समथिंग एल्स। जब तीसरा का द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल एट द पार्क नॉट एट द हाउस और एनी अदर प्लेस, ठीक है। तो इन तीनों को रीड करके हमें पता चल रहा है कि थर्ड वाला सेंटेंस जो है कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट बैठ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम देखिए यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़े, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल इन द एट द पार्क, पार्क में पढ़ रहे हैं वो, मतलब सॉरी पार्क में खेल रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पोजीशन के बारे में बताया गया है कि कहाँ पे खेल रहे हैं, ठीक है, प्लेस के बारे में बात बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो थर्ड वाला है ये एक सबसे ज्यादा सटीक ऑप्शन में होगा। पिच अलाउ द ऑर्डरिंग ऑफ साउंड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, हमें पता ही है, ठीक है, हमने पीछे देखा भी था, फ्रीक्वेंसी पे कहीं ना कहीं जो पिच है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, ठीक है। द फीलिंग ऑफ एक्सेसी इन योर स्पीच इज मार्क्ड बाय, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एक्सटेसी हैगा इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है लाइक सम आप कह सकते हैं काइंड ऑफ एक्साइटमेंट टाइप, ठीक है। तो एक्साइटमेंट में हम क्या करते हैं, हाई पिच में बोलते हैं, ठीक है। आप एक्साइटमेंट कह सकते हैं, यहाँ पे कई बार ऐसे थोड़ा सा नेगेटिव में वे में भी कह सकते हैं कि मतलब जब बुरा में फील हो रहा था तो हम चिल्ला के बोलते नहीं है गुस्से में, ठीक है, तो आप उसको भी काउंट कर सकते हैं इसमें। फिफ्थ, इंटोनेशन हेल्प्स इन, मतलब ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फिफ्थ पेज का, ठीक है। तो इंटोनेशन हमारे को किस चीज में हेल्प करता है, ठीक है, रिजॉल्विंग एम्बिग्यूटी या इम्बिलिंग द स्पीकर स्टेट ऑफ माइंड इन द स्पोकन वर्ड्स, तो दोनों ही चीजों में रेफर करता है, ठीक है, दोनों चीजों में हेल्प करेगा। तो बेसिकली हमारा जो फ्लो ऑफ स्पीकिंग हैगा, जो पिच को कंट्रोल करना होता हैगा उसको हम इंटोनेशन कहते हैं, ठीक है।
तो इन दोनों चीजों को कहीं ना कहीं करने में हेल्प करेगा, तो हम बोथ ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सेंटेंस वुड ऑर्डिनरी बी स्पोकन इन इन अ डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि राइजिंग इंटोनेशन, फ्लैट इंटोनेशन, फॉलिंग इंटोनेशन, एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो राइजिंग इंटोनेशन का मतलब है कि हमारी पिच धीरे धीरे चेंज बढ़ रही है। फ्लैट इंटोनेशन का मतलब है कि सेम पिच में हम बोल रहे हैं, और फॉलिंग इंटोनेशन का मतलब है कि पहले हम तेज बोल रहे थे, फिर हम धीरे बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लैट रहने की जरूरत है, कुछ भी यहाँ पे हमें ज्यादा एक्साइट करने की जरूरत है नहीं से। ठीक है, सिंपल टर्म्स में हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड, द इंटोनेशन ऑफ वर्ड्स कैन बी मेड आउट थ्रू टेक्स्ट अलोन। ठीक है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो कहीं ना कहीं फॉल्स हो जाएगा। सीधे सीधे हम टेक्स्ट की हेल्प से ना नहीं क्लियर कर सकते ना, ये सब नहीं बोल सकते ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिड यू नो दैट एलेक्स एंड जॉन आर मूविंग टू बॉम्बे? इफ द एम्फेसिस इज ऑन यू, देन द मीनिंग इज। ठीक है, अगर हम यू पे कहीं ना कहीं जोर दे रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको रीड कैसे करेंगे? डिड यू नो दैट एलेक्स एंड जॉन आर मूविंग टू बॉम्बे? ठीक है, तो कहीं ना कहीं यू पे फोकस करा जा रहा है, तो यू पे फोकस अगर हम कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो बी वाला आएगा। ठीक है, द स्पीकर इज अमेज्ड दैट एलेक्स एंड जॉन आर मूविंग टू अ सिटी लाइक बॉम्बे, ये सबसे करेक्ट ऑप्शन बैठेगा। ठीक है, ओके, तो बेसिकली यहाँ पे एक्साइटमेंट में बताया जा रहा है कि तुम्हें पता है जो एलेक्स और जॉन है वो बॉम्बे जा रहे हैं। ठीक है, तो बॉम्बे के नाम से, बॉम्बे शहर से इतना ज्यादा एक्साइट हो रहा है। ठीक है, ओके, फिर देखते हैं। डिड यू नो दैट एलेक्स एंड जॉन आर मूविंग टू बॉम्बे? अब यहाँ पे नो पे आएगा फोकस। ठीक है, तो ऐसे डिड यू नो दैट एलेक्स एंड जॉन आर मूविंग टू बॉम्बे? ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें पता है सच में? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा द स्पीकर बिलीव्स दैट द पर्सन दे आर टॉकिंग टू टू वुड नॉट नो दैट एलेक्स एंड जॉन आर मूविंग टू बॉम्बे। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन बैठ जाएगा इसका। ठीक है, आई होप आपको इसको करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी, एंड इवन कोई दिक्कत भी आए तो आप कमेंट बॉक्स आपके सामने है, आप उसमें पूछ सकते हैं। आई विल बी ग्लैड टू आंसर यू ऑल। ठीक है, चलिए। इंग्लिश बिलोंग्स टू दैट लैंग्वेज फैमिली। ठीक है, तो इंग्लिश इनमें से कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? तो ये किसी भी फैमिली से बिलोंग नहीं करती, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर बेसिक फीचर ऑफ एनी लैंग्वेज, क्या ये ट्रू है? एग्जैक्टली। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज कितनी इलास्टिकल है, कितनी इलास्टिक है, कितनी फ्लेक्सिबल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ठीक है, तो कितनी टाइप की फैमिलीज होती हैं लैंग्वेज में भारत के अंदर? ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि कहीं ना कहीं ये 5 टाइप के होते हैं, हमने उस नाम पढ़े थे ना वहाँ पे। देखिए, ये 5 नाम देखे थे ना, इंडो आर्यन, ड्राविडियन और ये सारे। ठीक है, तो ये 5 होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, मोनोलिंग्विज्म इज वेरी फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, तो मोनोलिंग्विज्म का मतलब होता है कि एक ही लैंग्वेज के कंट्री में होनी चाहिए। तो क्या ये हमारी सोसाइटी में एक फैब्रिक के रूप में काम करता है? मतलब अच्छी बात है ये? नहीं। देखिए, आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा एक जो भारत देश है कहीं ना कहीं वो मल्टीलिंग्विज्म को फॉलो करता है, यानी कि एक साथ यहाँ पे कई सारी भाषाएं एग्जिस्ट करती हैं। आप थोड़ी थोड़ी देर में आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पता होगा कि थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में क्या होता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बोली चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये एक फीचर है हमारे देश का, हमें इस पे प्राउड होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि इतनी ज्यादा वैरायटी है हमारे कंट्री में, और फिर भी इतनी ज्यादा हम लोग यूनाइटेड हैं। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग एड्स द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज। तो जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, क्या वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब हेल्प करती है कि सेकंड लैंग्वेज उसको समझने के लिए या पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल, ये सही बात है। ठीक है, तो जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए वो नॉर्थ इंडिया में पैदा हुआ है। ठीक है, तो वो जब पैदा हुआ होगा तो अपने घर वालों की आवाजें वगैरह, बातें वगैरह सुनता होगा, तो उसको कहीं ना कहीं हिंदी लैंग्वेज ज्यादा प्रेफरेबल होगी, उसकी मदर टंग हिंदी होगी, तो हिंदी लैंग्वेज बोलना सीख जाएगा। अब अगर उसको एक बार हिंदी लैंग्वेज आ जाएगी, तो उसमें वो इसके थ्रू क्या करेगा, कम्युनिकेशन करके बाकी और लैंग्वेज पे भी कंट्रोल पा सकता है, राइट? ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो उसकी मदर टंग है यानी कि हिंदी है, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है इन लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेज। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे पास वीक 1 की समरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा, एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज में कोई भी डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मेरे को कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं आपके हर बात का जवाब दे दूंगा। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीक 2 की समरी जो है वो भी आपके पास जल्दी आ जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा डिमांड करी गई थी, काफी ज्यादा कहा गया था कि वीक 0 मतलब इंग्लिश 02 का भी जो वीकली समरी है वो स्टार्ट कर दूं, इसलिए इस सीरीज को हमने स्टार्ट करा है। ठीक है, और हम ऐसे ही आगे और भी ज्यादा इसके वीडियो समरीज हम लाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।